अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। मैं 2 से 3 मिनट से मौजूद हूँ, लेकिन मैं देख रहा था कि स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, तो मैं इसलिए 2 मिनट वेट कर रहा था। तो मैंने अपना माइक जो है म्यूट किया हुआ था। तो अभी 1 मिनट और ले लें बस। 1 मिनट के अंदर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। इन अ मिनट स्टार्ट करते हैं। बस फाइनल मिनट चल रहा है, ताकि 1-2 बच्चे और जिन्होंने आना है वो आ जाएँ तो हम शुरू कर लें क्लास। चलो बेटा, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जो है हमने कल यहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक हम पहुँच गए थे और मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ये पढ़ के आइएगा, तो फिर इसके आगे चलेंगे आप। तो यहाँ तक हमने क्या काम किया था? यहाँ तक हमने काम भाई ये किया था कि भाई ये जो गैस का ये जो अपना क्या नाम है, गैस का एक मॉलिक्यूल है। तो हमने कहा था कि गैस का एक मॉलिक्यूल है, ये जाता है और वॉल ए को हिट करता है, और हिट करके जब ये वापस आता है, वॉल ए कौन सी है? ये वाली। तो जब ये इस वॉल ए को हिट करके वापस आता है, तो इसका इतना चेंज इन मोमेंटम होता है -2 mvx। यहाँ तक हमने काम कर लिया था। अब हम इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है? अब हम इसके आगे चलते हैं। अभी इस डेरिवेशन में काफ़ी चीज़ें समझने वाली हैं, तो वो आप जो है काफ़ी चीज़ें इसमें समझने वाली हैं, तो आप ज़रा इसको समझिएगा गौर से, फिर उसके बाद नोट कीजिएगा, ठीक है? अब ज़रा समझिए आप। अब इसमें इस तरह से है कि भाई हमने जो आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने जो मोशन वगैरह के जो टॉपिक्स पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में हम मोशन और मोमेंटम और फोर्स के जो टॉपिक पढ़ते थे, तो वहाँ पे हमने ये बात पढ़ी थी कि जो फोर्स होती है, किसी भी बॉडी पर अप्लाई होने वाली जो फोर्स होती है, वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। ठीक है जी? जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो अब जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें जो है वो चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है? तो फोर्स अगर इक्वल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, तो जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो खुद इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसीलिए हमने जो कल तक काम किया था, तो हमने उस मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया था। तो अब वो जो चेंज इन मोमेंटम हमने निकाला था, वो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है ना? तो पिछली स्लाइड में आप देख लें कि हमने कितना निकाला था, ये देखिए। ये जो चेंज इन मोमेंटम हमने निकाला था कल, ये था -2 mvx। ओके, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। ये जो चेंज इन मोमेंटम है, इस चेंज इन मोमेंटम को हमने यहाँ पे रखा। चेंज इन मोमेंटम आ गया -2 mvx और टाइम नीचे आ गया t। ठीक है? आई होप यहाँ तक तो बात समझ आ गई हो। फिर इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद आप देखिए कि हमने नीचे जो t है, इसकी जगह s/v रखा। तो t की जगह पे हमने s/v कैसे रखा? भाई हमें पता है कि s = vt होता है। ठीक है? s = vt होता है, तो v को उस साइड ले जाएंगे, तो जो s/v होगा वो इक्वल हो जाएगा t के। ठीक है जी? तो हमने जो है यहाँ पर t की जगह s/v आ गया। ओके, यहाँ तक आ गया। अब जब ये s/v आ गया, तो इसके बाद देखिए अगले स्टेप में क्या किया है। इसके बाद अगले स्टेप में आप देखिए दो काम किए। एक तो v की जगह vx रखा है। ठीक है जी? v की जगह vx रखा है, और दूसरा हमने s की जगह 2l रखा है। अब ये कैसे रखा है? देखिए v की जगह जो vx रखा है वो तो ड्यू टू x डायरेक्शन रखा है, क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल जो जाके वॉल ए से टकराया, वो x डायरेक्शन में चल रहा था। तो चूंकि वो x डायरेक्शन में चल रहा था, इसलिए वेलोसिटी x डायरेक्शन की आ जाएगी। अच्छा, s की जगह 2l क्यों रखा? इसके लिए जरा हमें दोबारा पिछली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ठीक है? जो हमने रखा है, पिछली स्लाइड पे जाते हैं, जरा देखिए इसको। अच्छा, जरा समझिए इस बात को। देखिए, जो मॉलिक्यूल जा रहा है और वॉल ए को हिट कर रहा है,
हो सकता है कि वो ये मॉलिक्यूल हो, ये गया और हिट करके वापस आ गया। हो सकता है ये मॉलिक्यूल हो, गया हिट करके वापस आ गया। लेकिन ऐसा भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो बिल्कुल पीछे से, ये किनारे से यहां से निकला और गया और हिट करके वापस आया। अब ये सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम फोर्स कौन सा मॉलिक्यूल लगाएगा। देखो ये मॉलिक्यूल जो जाएगा ये इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा, ये जो जरा पीछे से जा रहा है ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। और सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा मॉलिक्यूल लगाएगा, जो सबसे ज्यादा पीछे से जाएगा। ये मॉलिक्यूल जो बिल्कुल कोने से जाएगा ये मैक्सिमम फोर्स लगाएगा। तो हम मैक्सिमम फोर्स लेंगे। तो अब जो ये बिल्कुल कोने से जाएगा, तो देखो ये जो टोटल लेंथ है कंटेनर की, ये मेंशन की हुई क्या है, एल है। तो ये एल जाएगा और एल वापस आएगा, तो इसके जाने और वापस आने का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एल प्लस एल क्या हो जाएगा, 2l। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम देखें आप कि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने आप देखें कि ये जो s है इसकी जगह हमने 2l रखा, s इज इक्वल टू 2l, और बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया। तो फिर इसके बाद ये करेंगे कि ये जो 2l अपॉन vx है इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो जब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो vx ऊपर हो जाएगा, ये पलट जाएगा और 2l नीचे हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये 2l, ये जो है 2 से, ये जो 2 है ये 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए ये माइनस रह गया, माइनस बच गया, m बच गया, और ये देखिए ये vx से मल्टीप्लाई होगा तो ये v स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाय l हो जाएगा। तो इस तरह हमारी जो फोर्स है वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, ये फोर्स इक्वल हो जाएगी माइनस, फोर्स इक्वल हो जाएगी माइनस एम वी स्क्वायर एक्स अपॉन एल। फिर उसके बाद अगले स्टेप में आप देखें कि अगले स्टेप में ये किया है कि ये जो माइनस है इस माइनस को मैंने यहाँ से इग्नोर कर दिया, गायब कर दिया। अच्छा क्यों गायब किया, इसलिए गायब किया कि देखिए फोर्सेस जो है वो दो तरह की होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो नेगेटिव फोर्स होती है वो कहलाती है रिटार्डिंग फोर्स, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्रिएट करती है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। और जो पॉजिटिव फोर्स होती है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्रिएट करती है, कि मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये मॉलिक्यूल जब वॉल ए को हिट करके वापस आता है तो इसकी वेलोसिटी बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं हुई, ये गया और हिट करके सेम वेलोसिटी से वापस आ गया। तो जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हुई तो इसका मतलब है ये फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे कि इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। अभी मैं यहाँ लिख दूंगा कि हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई, तो फिर आप यहाँ तक नोट करेंगे, मुझे बताएं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सब जरा मुझे रिप्लाई कर दें कि यहाँ तक की बात समझ आ गई आपको, ठीक है। और लोग बताएं, बाकी लोग भी मुझे बताएं, सब बताएं कि यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। बस एक दो लोगों ने ये बोला है, ठीक है, सबको समझ आ गया है। बस एक दो लोगों ने बोला है कि सर ये नेगेटिव वाली बात दोबारा समझा दें, तो मैं ये नेगेटिव वाली बात दोबारा बता रहा हूँ, ये नेगेटिव वाली बात दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है जी। नेगेटिव वाली बात ये है कि ये नेगेटिव को हमने इसलिए इग्नोर किया है क्योंकि ये फोर्स नेगेटिव नहीं है। अब ये फोर्स नेगेटिव क्यों नहीं है, फोर्स उस वक्त नेगेटिव होती है जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। तो ये जो मॉलिक्यूल गया है, ये मॉलिक्यूल गया और हिट करके वापस आया, तो वो सेम वेलोसिटी से वापस आया है। तो जब वो सेम वेलोसिटी से वापस आया है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही तो फिर ये फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकती, लिहाजा हम नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। समझ आ गई बात आप लोगों को, माइनस वाली बात समझ आ गई सबको, ठीक है। किसी ने पूछा कि सर पहले भी इग्नोर कर सकते थे, हाँ पहले भी कर सकते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है। तो अब आप लोग जो है ना, अब आप लोग अब आप लोग इस स्टेप तक काम करें, यहां तक आप काम करें, यहां तक सब नोट कर लें इस जगह तक।
हाँ बेटा, नोट कर लिया? बताओ मुझे, यहाँ तक नोट कर लिया तुम लोगों ने? ठीक है। अब ये मास फुरकान कह रहा है कि सर आपने एक दफा एक जगह 2L क्यों रखा, ये बता दें, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, वो मैंने जो है ना इसलिए रखा था 2L कि कंटेनर की जो लेंथ है ना वो L है। ठीक है, आप फिगर में देख लें, कंटेनर की लेंथ L है। तो जब मॉलिक्यूल जाएगा वॉल ए को हिट करेगा तो जाते वक्त वो L डिस्टेंस कवर करेगा, और फिर जब हिट करके वापस आएगा तो वापस आते वक्त L डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरह L प्लस L जो है वो 2L हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है आप? मास मुझे बता दें। ठीक है जी, L डिस्टेंस जाने में और L वापस आने में कवर करेगा तो टोटल उसका 2L हो जाएगा। क्लियर है अभी? ओके, ठीक है। अब हम यहां से आगे चल रहे हैं भाई। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं। तो अब आप आगे देखें। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है बेटा, ये सबने बात समझनी है कि देखो ये जो फोर्स आई है, सब मेरी बात गौर से समझेंगे, ये जो फोर्स आई है ये ड्यू टू वन मॉलिक्यूल आई है। जब एक मॉलिक्यूल जाएगा और वॉल ए को हिट करके वापस आएगा, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के हिट करके वापस आने से ये फोर्स लगेगी। अब हम देखेंगे कि टोटल फोर्स कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे इस तरह होगा भाई कि जैसे देखो पहला मॉलिक्यूल जो जाएगा, क्योंकि अब मिसाल के तौर पे जितने भी मॉलिक्यूल जा रहे हैं उनकी क्वांटिटी को हम ले लेंगे n। ठीक है, यानी वॉल ए से जितने भी मॉलिक्यूल जाके हिट कर रहे हैं टोटल क्वांटिटी हम ले लेंगे n। तो पहला मॉलिक्यूल होगा 1, पहले मॉलिक्यूल का नंबर होगा 1 और आखिरी वाले का होगा n। अब होगा क्या कि जो पहला मॉलिक्यूल है वो जो फोर्स लगाएगा इस फॉर्मूले के मुताबिक, फोर्स क्या आई, mv²x/L। तो पहला मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाएगा उसकी फोर्स हम लेंगे m, गौर से सबने बात समझनी है, mv1²x/L। ठीक है जी। दूसरा मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाएगा वो हम लेंगे mv2²x/L। ठीक है जी। फिर तीसरा जो लगाएगा उसे हम लेंगे mv3²x/L, और इसी तरह जो आखिरी वाला लगाएगा उसमें vn आ जाएगा। अब यहां पर आप ये बात देख रहे हो कि m
और L को 1 2 3 में नहीं लिया, लेकिन वेलोसिटी को लिया है V1 और V2 और V3। अब उसका रीजन ये है कि देखो भाई, कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबका जो मास है वो इक्वल होगा। जब सबका मास इक्वल होगा तो m सबके लिए सेम होगा, तो m1 m2 m3 नहीं होगा। और डिस्टेंस भी हम अज्यूम करेंगे कि सारे मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल कंटेनर के पीछे से जा रहे हैं और पूरा डिस्टेंस लेंथ जो है वो पूरी कवर करते हैं ताकि मैक्सिमम फोर्स लग जाए, तो एल भी चेंज नहीं होगा। लेकिन कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती, इसलिए वेलोसिटी जो है वो v1 v2 v3 में होगी। अब सबकी वेलोसिटी क्यों नहीं सेम होती? देखो, सबकी वेलोसिटी इसलिए नहीं सेम होती कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबका रेट ऑफ कोलिजन इक्वल नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक मॉलिक्यूल है, वो किसी एक सेकंड में 5 दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा गया, लेकिन कोई दूसरा मॉलिक्यूल है वो 10 मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा गया। तो जो मॉलिक्यूल ज्यादा हिट कर लेगा दूसरे मॉलिक्यूल से उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, जो कम हिट करेगा उसकी स्पीड कम होगी। तो चूंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं सारे मॉलिक्यूल्स इक्वल हिट नहीं करते, सबका कोलिजन का जो रेट है वो सेम नहीं होता, लिहाजा किसी की वेलोसिटी कम होती है, किसी की वेलोसिटी ज्यादा होती है। इसलिए कंटेनर में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती। तो इसलिए पहले की वेलोसिटी जो है वो v1 ली जाएगी, दूसरे की v2, तीसरे की v3 और आखिरी वाले की vn ली जाएगी। और इन सब के साथ x इसलिए लगाया है क्योंकि अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे बॉल a से टकरा रहे हैं, तो सारे x डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो पहले मॉलिक्यूल की फोर्स जो है वो ये होगी mv1 स्क्वायर x अपॉन l, दूसरे की होगी mv2 स्क्वायर x अपॉन l, तीसरे की होगी mv3 स्क्वायर x अपॉन l और आखिरी वाले की n होगी। तो हम क्या करेंगे कि टोटल फोर्स निकालने के लिए इन सबको ऐड करेंगे। तो आप देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस इज फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। ये इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो फोर्स है ये एक मॉलिक्यूल की वजह से है। अब टोटल मॉलिक्यूल के लिए सबको हम ऐड कर देंगे, तो आप देख सकते हैं mv1 स्क्वायर एक्स प्लस mv2 स्क्वायर एक्स प्लस v3 स्क्वायर एक्स और आखिरी वाला mvn स्क्वायर एक्स होगा और l सबके नीचे आ रहा है। अब उसके बाद क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि m सब में आ रहा है, सब में m आ रहा है, तो m को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। m को कॉमन कर लिया और इस l को पीछे कर लेंगे, तो ये m अपॉन l जो होगा वो एक साथ हो जाएगा। तो ये v1 स्क्वायर एक्स आ गया प्लस ये v2 स्क्वायर एक्स आ गया प्लस ये v3 स्क्वायर एक्स आ गया और चलते चलते ये vn स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? मुझे रिप्लाई करो, अगर यहाँ तक समझ आ गई तो यहाँ तक आप नोट करो, फिर मैं आगे बताऊंगा। क्लियर हो बेटा? ठीक है। किसी ने कहा है, कोई मुझे कह रहा है कि सर आप उसको F1 से डिनोट कर देते, तो हाँ वो ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, F1 से भी कर सकते हो, F से भी कर सकते हो, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब सब कह रहे हैं कि समझ में आ गया है। ठीक है, और किसी ने कहा, ताहिर कह रहा है कि सर अगर कोई गैस ऐसी हो जो डिफरेंट एटम्स रखती हो तो मास भी चेंज होगा? नहीं नहीं बेटा, वो तो चाहे गैस कोई भी हो, गैस के जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबका मास जो होता है वो इक्वल होता है ना, सेम होता है, क्योंकि मास सबका, जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मास होता ही इग्नोरेबल है। अब जो चीज है इतनी कम इग्नोरेबल है उसमें फिर क्या कम ज्यादा हो। ठीक है, चले सब लोग नोट करें यहाँ तक। शाबाश, फिर पूछता हूँ आपसे।
हाँ बेटा नोट कर रहे हैं, यहां तक नोट कर ले तो फिर मुझे बताएं। हाँ बेटा मुझे बताएं, आगे चलूं मैं। अच्छा एक मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मुझसे मोहम्मद फखर ने पूछा है, फखर अब्बास ने, सर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ गैस इज कांस्टेंट, देन हाउ इट इज पॉसिबल दैट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात नहीं कर रहा, मैं तो रेट ऑफ कोलिजन की बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं कह रहा, मैं रेट ऑफ कोलिजन की बात कर रहा हूँ कि जब एक कंटेनर में गैस होती है तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ किस तरह टकरा रहे हैं, वो कभी भी इक्वल नहीं होता। गैस का हर मॉलिक्यूल हर सेकंड में दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ एक जैसा कोलिशन करे, ये पॉसिबल नहीं है, कम ज्यादा होता है। जैसे मैंने मिसाल दी कि भाई गैस का कोई मॉलिक्यूल है, वो एक सेकंड में दूसरे 10 मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा रहा है, लेकिन दूसरा कोई मॉलिक्यूल है वो 10 के बजाय 15 के साथ टकरा रहा है। तो मैंने रेट ऑफ कोलिशन कहा, मैंने रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं कहा। रेट ऑफ कोलिशन जो है ना मॉलिक्यूल्स का सेम नहीं होता, लिहाजा गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की वेलोसिटी इक्वल कभी भी नहीं होती, सबकी डिफरेंट होती। ठीक है फखर, मुझे बता दें आपको बात समझ आ गई है। हाँ जी फखर अब्बास मुझे बताएं, आर यू क्लियर। ठीक है ओके। अच्छा अब मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ से कर लिया सबने यहाँ तक, अब मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ। अच्छा जी अब आगे आ जाए। अब यहाँ तक आपने देखा कि हमने फोर्स निकाल ली। अब ये फोर्स हमने इसलिए निकाली थी भाई कि देखें हमें निकालना है प्रेशर। तो देखें हमें पता है कि प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है जी, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो अब हमने क्या किया, जो फोर्स हमने निकाली है, जो आपकी पिछली स्लाइड थी आपने देखा था, उस फोर्स को यहाँ ऊपर पुट कर दिया और नीचे आ गया एरिया। अब ये एरिया किसका है, ये एरिया है वॉल ए का, ठीक है, क्योंकि प्रेशर हम किसका निकाल रहे हैं, वॉल ए का निकाल रहे हैं। तो ये जो एरिया है ये एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर के इक्वल है। अब एल स्क्वायर के इक्वल क्यों है, देखें जो आपके पास फिगर बनी हुई है उसमें आप देखें ये ऐसे वॉल ए है, ऐसे आपके पास बनी होगी वॉल ए, जो मैं यहाँ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी ये वाली जो साइड है उसकी लेंथ एल है और इस वाली साइड की लेंथ भी एल है। तो जब आप इस वॉल ए का एरिया निकालेंगे तो एरिया के लिए क्या करेंगे, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एल और ये भी एल, तो एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर, ठीक है जी। तो इस तरह जो वॉल ए का एरिया निकलेगा वो एल स्क्वायर निकलेगा। तो जो फोर्स हमने निकाली थी वो हमने ऊपर रख दी, और फिर ये जो एरिया है जो एल स्क्वायर है इसको हमने नीचे रख दिया, ठीक हो गई बात। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद ये करेंगे कि ये जो एल स्क्वायर है इसको नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे। तो जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/L², और ये m अपॉन एल है, ये अपनी जगह पे मौजूद है, और बाकी ये जो ब्रैकेट में अंदर वैल्यूज हैं ये वैसे ही आ गए, ठीक है जी। तो फिर ये होगा कि ये एल स्क्वायर और ये एल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एल स्क्वायर और एल आपस में मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आएगा एल क्यूब, और ऊपर ये m1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर m आ जाएगा। तो इस तरह ये m अपॉन एल क्यूब बन जाएगा, और बाकी साइड में जो ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज लिखी हुई हैं वो ऐसे ही आ जाएंगी, और ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 1, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ तक की बात समझ आ गई इक्वेशन 1 तक, तो आप यहाँ तक नोट कर लें, इसके आगे अभी इसके बाद बताऊंगा, ठीक है, यहाँ तक नोट करें सब, ठीक है, ठीक है ओके, ठीक है, सब कह रहे हैं समझ आ गया, यहाँ तक नोट कर लें, इक्वेशन 1 तक नोट कर लें।
हाँ बेटा, नोट कर रहे हो तुम लोग? यहां तक पहुंच गए? शाबाश, कर लिया। काफी लोग कह रहे हैं डन। ठीक है, अगर कोई कोई रह गया तो जल्दी से कर लो भाई। ठीक है। ठीक है, चलो मैं आगे चल रहा हूं फिर। अब आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद भाई इक्वेशन 1 बनाने के बाद, अब इसको 1 कर दिया। अब यहां से देखो एक नई बात की है मैंने। अब मैंने देखो यहां पर लिखा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट गैस वॉल्यूम इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय गैस वॉल्यूम। जरा इस बात को समझिए। देखो सपोज करो हम ये कहते हैं कि भाई ये कंटेनर है, ठीक है जी, एक कंटेनर है। सपोज कर लें आप कि उसके अंदर गैस मौजूद है, ठीक है। एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस मौजूद है। फर्ज कर लें कि इसके अंदर मिसाल के तौर पे है 10 लीटर गैस, ठीक है। एक मिसाल ले लें कि भाई इसके अंदर है 10 लीटर गैस, ये हो गया गैस का वॉल्यूम। अब फर्ज कर लें कि इसके अंदर जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, मिसाल के तौर पे वो है 10,000। अब ये 10,000 जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं ये हो जाएंगे एन टी, ये गैस के टोटल मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि बताएं भाई एन क्या होगा। देखो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। अब यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब कह लो, जो भी आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब है, एन का मतलब है कि भाई 1 लीटर गैस में कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो अब मैंने जो मिसाल ली उसमें मैंने कहा कि भाई कंटेनर में 10 लीटर गैस है मिसाल के तौर पर, और उसमें 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर 10 लीटर में 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 लीटर में कितने होंगे? 1000। क्या किया हमने? आपने 10,000 को 10 से डिवाइड कर दिया। तो 10,000 क्या है? 10,000 है एन टी, ठीक है जी, ये है एन टी। इसको आपने डिवाइड किया 10 लीटर से, ये क्या है? वी। तो इसका मतलब है अगर कभी भी आप एन टी को, गैस के टोटल मॉलिक्यूल्स को गैस के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि गैस के यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल है, और उसको एन से मेंशन किया जाएगा। तो अब देखो हमारा ये फॉर्मूला अब क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट गैस वॉल्यूम, गैस के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? टोटल मॉलिक्यूल्स को गैस की क्वांटिटी से डिवाइड किया जाएगा। टोटल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एन टी। गैस का वॉल्यूम क्या होगा? वी। और इसको किससे मेंशन करेंगे? कैपिटल एन से। अच्छा, अब वॉल्यूम जो होगा वो एल क्यूब हो जाएगा। अब वॉल्यूम एल क्यूब क्यों हो जाएगा? इसलिए कि देखो भाई हमने जो कंटेनर लिया था उसकी हर साइड से डायमेंशन क्या आ रही थी? एल आ रही थी। हमने जो कंटेनर लिया, ये वाली साइड भी एल है, ये वाली साइड भी एल है, ये वाली साइड भी एल है। तो एल इंटू एल इंटू एल, वॉल्यूम क्या हो गया? एल क्यूब हो गया। तो इसलिए यहाँ जो नीचे वॉल्यूम है उसकी जगह एल क्यूब आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया हमने कि एल क्यूब को यहाँ पे ले गए, एन को इसकी जगह ले आए। तो एल क्यूब लेफ्ट पे चला गया, एन यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो इस तरह ये एल क्यूब की एक वैल्यू बन गई कि एल क्यूब किसके इक्वल है? एन टी अपॉन एन के। तो इस एल क्यूब की वैल्यू को हमने पुट किया है इक्वेशन 1 में। कहाँ पर पुट किया? देखो यहाँ, ये एल क्यूब आ रहा है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की है। तो आप देखें ये ऊपर वाला एम आ गया, और ये जो नीचे एल क्यूब है इसकी जगह एन टी अपॉन एन आ गया। बाकी ये पूरे ब्रैकेट में जो वैल्यूज चल रही हैं ये आपकी एज इट इज आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने ये किया कि ये जो एन टी अपॉन एन है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, एन ऊपर हो जाएगा, एन टी नीचे हो जाएगा। तो जब एन ऊपर होगा तो वो एम के साथ चला जाएगा। तो ये आ गया एम एन, और डिवाइडेड बाय एन टी, और ये जो पूरा ब्रैकेट चल रहा है ये एज इट इज चल रहा है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करें, तो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा, चैट बॉक्स में पूछ लें, और नहीं तो आप ये यहाँ तक नोट कर लें। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ।
हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? नोट कर रहे हैं आप लोग? वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। कुछ लोग कह रहे हैं कर लिया है। लास्ट 1 मिनट। लास्ट मिनट है, जल्दी से कंप्लीट करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। ठीक है भाई, मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। ओके, अच्छा भाई, अब जरा बात समझनी है। अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने क्या किया है, इससे पिछले स्टेप में यहाँ पर एम एन लिखा हुआ था, तो मैंने इसकी जगह पे रखा है रो, और मैंने लिखा है कि एम एन इक्वल टू रो, और ये इक्वल है डेंसिटी ऑफ गैस के। एक तो ये है कि ये जो आपको पी लग रहा है ना, ये पी नहीं है, आपने इसको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ये ऐसे बनाना है, और ये है क्या, ये है रो, ये रो है, ठीक है। लेकिन ये जो सिंबल है ना, जो इस तरह करके है, ये मुझे कंप्यूटर पे मिल नहीं रहा था टाइपिंग में, तो इसलिए मैंने इसकी जगह पी लिख दिया, मगर आप लोगों ने लिखने में ऐसे रो लिखना है। अब यहाँ पर ये समझना है आपको कि ये गैस की डेंसिटी के किस तरह इक्वल है। अब जरा समझिए बात। देखो, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम। फर्ज कर लो भाई, सपोज कर लो कि ये गैस का यूनिट वॉल्यूम है, सपोज कर लो ये गैस का यूनिट वॉल्यूम है। और ऐसे ही समझाने के लिए एक मिसाल ले देता हूँ, आप सपोज करो कि इसके अंदर 4 मॉलिक्यूल, तो अगर इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर 4 मॉलिक्यूल है, तो जो एन होगा वो हो गया 4, कि भाई यूनिट वॉल्यूम में 4 मॉलिक्यूल। अच्छा, अब एम क्या है कि एक मॉलिक्यूल का मास क्या है। अब फॉर एग्जांपल ऐसे ही आपको समझाने के लिए अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई सपोज कर लो एक मॉलिक्यूल का मास 2 ग्राम है। तो अब जब आप निकालोगे एम एन, यानी एम को एन से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप एम है 2 और ये है 4, तो आप 2 इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 8 ग्राम। अब ये जो 8 ग्राम आएगा, ये गैस की डेंसिटी क्यों होगी? इसलिए कि देखो, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है। तो आप देखेंगे यूनिट वॉल्यूम के अंदर भाई 4 मॉलिक्यूल थे, तो एन था 4, और हर मॉलिक्यूल अगर 2 ग्राम का था तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें पता चला कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर ये जो मास है ये 8 ग्राम। इसके अलावा जो बाकी जगह है जहां मॉलिक्यूल नहीं है, वो तो खाली पड़ी हुई है, वहां तो कोई मास नहीं है। लिहाजा जब आप m को n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि गैस के यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है, और यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वो गैस की डेंसिटी होती है। तो इसलिए जब कभी भी m को n से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जब भी m को n से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये गैस की डेंसिटी हो जाएगी, तो यहाँ पर रो आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में ये किया कि इस nt को हम इधर ले गए, तो ये इन सबके साथ डिवाइड हो गया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय nt यहाँ पे आ जाएगा, इसको कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद आप देखें, इसके बाद मैंने एक चीज लिखी है कि देखें ये जो पूरी चीज है, देखो भाई ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू इक्वल है v बार स्क्वायर एक्स, और इसका नाम है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। अब किस तरह, देखो सारी वेलोसिटीज यहाँ पे ऐड हो रही हैं, v1x प्लस v2x प्लस v3x, और ऐड करते करते आप जा रहे हो vnx तक, और आप क्वांटिटी से, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो। तो देखो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आपको कुछ चीजों का एवरेज निकालना होता है, तो आप उनको ऐड करते हैं और उनकी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो यही हो रहा है कि हम तमाम वेलोसिटीज को ऐड कर रहे हैं, v1x प्लस v2x प्लस v3x और अप टू vnx, सारी वेलोसिटीज को हमने ऐड किया, तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को ऐड किया और मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी से डिवाइड किया, तो ये निकलेगी एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी क्यों कहेंगे, इसलिए कि जिन वेलोसिटीज को हमने ऐड किया सब स्क्वायर में है, तो जो वेलोसिटीज हमने ऐड की वो सारी स्क्वायर में है, तो जो एवरेज वेलोसिटी निकली है वो भी स्क्वायर में निकलेगी। और एक्स डायरेक्शन इसलिए होगी कि इन सब के साथ एक्स लगा हुआ है, ये सारे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो एक्स डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं, में मूव कर रहे हैं। लिहाजा ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी क्वांटिटी है कि भाई v1 स्क्वायर एक्स प्लस v2 स्क्वायर एक्स प्लस v3 स्क्वायर एक्स अप टू vn स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय nt,
ये इक्वल होगा v बार स्क्वायर x के, जिसका मतलब है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। इसको हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। जब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि P इज इक्वल टू P आ गया, इज इक्वल टू रो आ गया, और इस पूरी चीज की जगह पर v बार स्क्वायर x आ गया। तो P इज इक्वल टू रो इंटू v बार स्क्वायर x आ जाएगा। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, अब इसके बाद देखो हम ये कह रहे हैं कि भाई v बार स्क्वायर x जो है वो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है x डायरेक्शन। लेकिन अब अगर पूरे कंटेनर को देखा जाए, ठीक है जी, अगर ये एक बच्चा कह रहा है हसन आलम कि दोबारा समझाएं। क्या बात दोबारा समझाऊं? ये वाली बात, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी वाली बात। हाँ जी हसन, कौन सी बात दोबारा समझाऊं? हसन, कौन सी बात दोबारा समझाऊं? हसन अकरम या हसन अकरम, कौन सी बात? अच्छा, दोबारा बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं, हसन पूछ रहा है, हसन के लिए मैं दोबारा बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज को, जो भी वैल्यूज होती हैं उनको ऐड करते हैं और टोटल की क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। तो देखो, जब हम v1 स्क्वायर एक्स, v2 स्क्वायर एक्स, v3 स्क्वायर एक्स और vn स्क्वायर एक्स तक ऐड करेंगे तो हमने क्या किया, तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को ऐड किया और nt से डिवाइड किया, यानी मॉलिक्यूल की क्वांटिटी से डिवाइड किया। तो जब तमाम वेलोसिटीज को ऐड करेंगे और उनकी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो इससे जो चीज निकलेगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। और एवरेज वेलोसिटी को हमने एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी क्यों कहा, क्योंकि जिन वेलोसिटीज को हमने ऐड किया है वो सारी स्क्वायर में है। तो जब वो सारी स्क्वायर में है तो जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी वो भी स्क्वायर में होगी। तो ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज v बार स्क्वायर x के इक्वल होगी। तो इसलिए हमने इसको इक्वेशन 2 में जब पुट किया तो ये जो पूरी चीज है इसकी जगह पर v बार स्क्वायर x आ गया और रो अपनी जगह मौजूद है और p अपनी जगह मौजूद है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने क्या कहा, इसके बाद हमने ये कहा कि v बार स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा v बार स्क्वायर x प्लस v बार स्क्वायर y प्लस v बार स्क्वायर z। क्या मतलब है, पूरे कंटेनर की, क्योंकि पूरे कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारी डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, x y z तीनों एक्सिस में मूव कर रहे हैं। तो अगर पूरे कंटेनर की एवरेज वेलोसिटी निकाली जाएगी तो फिर x की और y की और z की तीनों की एवरेज वेलोसिटी को ऐड किया जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जो v बार स्क्वायर होगा वो v बार स्क्वायर x प्लस v बार स्क्वायर y प्लस v बार स्क्वायर z के इक्वल होगा। अब अगले स्टेप में क्या किया हमने, ये जो हमने लिखा है ये आइडियल कंडीशन में हमने अज्यूम किया है। आइडियल कंडीशन में ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी x डायरेक्शन की और y डायरेक्शन की और z डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होगी। लिहाजा हम ये अज्यूम करेंगे कि v बार स्क्वायर x और v बार स्क्वायर y और v बार स्क्वायर z तीनों इक्वल हैं, यानी तीनों डायरेक्शंस में मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी सेम है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर देखें अगले स्टेप में हमने क्या किया कि v बार स्क्वायर x अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जहां पर v बार स्क्वायर y है उसकी जगह भी v बार स्क्वायर x ले लिया, और जहां पर v बार स्क्वायर z है उसकी जगह भी v बार स्क्वायर x ले लिया। तो इस तरह जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो इन तीनों को ऐड करने पर ये बन गया 3v बार स्क्वायर x। तो जो v बार स्क्वायर होगा वो 3v बार स्क्वायर x के इक्वल होगा। फिर 3 को आप इस साइड ले जाएंगे तो जो v बार स्क्वायर x है वो 1/3v बार स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इस v बार स्क्वायर x की वैल्यू को पुट करेंगे। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर क्या आएगा, इक्वेशन 3 में पुट करने पर फिर आ जाएगा p इज इक्वल टू, फिर आ जाएगा p इज इक्वल टू रो और इसकी जगह आ गया 1/3v बार स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा p इज इक्वल टू 1/3 रो v बार स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला है। दिस इज प्रेशर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। हियर v बार स्क्वायर, यहाँ ये जो v बार स्क्वायर है ये कहलाती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी कह लें या मीन स्क्वायर वेलोसिटी कह लें, एक ही बात है। एंड इफ वी फाइंड इट्स रूट, अगर हम इसका रूट निकाल लें देन इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी।
एंड डिनोटेड बाय VRMS। रूट का मतलब क्या है कि भाई V बार स्क्वायर है, तो V बार स्क्वायर का अगर हम निकाल लें रूट, तो फिर ये हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसका नाम होगा VRMS। तो यहाँ पर आके ये डेरिवेशन कंप्लीट होगी। ये डेरिवेशन जो है ये लॉन्ग वाले सेक्शन में आती है, 7 नंबर में आती है लॉन्ग वाले सेक्शन में, और इम्पॉर्टेंट है, आती रहती है, और इसमें काफी कॉन्सेप्ट भी था, मैंने आपको सारी चीजें डिटेल से समझाई है, तो आप इसको घर पे इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो आप मुझे बता दें आप क्लियर हैं, तो इसको नोट कर लें, क्योंकि 5 मिनट रह गए क्लास के खत्म होने पे, तो ये कंप्लीट कर लें आप, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा ये पूछ रहा है कि हम तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो ये वी वाई और वी जेड कैसे आ गया? उसकी वजह यह है कि हम तो बात तो एक्स डायरेक्शन की कर रहे थे, और हमारा फॉर्मूला वी बार स्क्वायर एक्स तक पहुंच गया था, लेकिन जब हम फाइनल, ये मैं ताहिर को बता रहा हूँ, लेकिन जब हम फाइनल फॉर्मूले को आखिर में जाके फाइनल करेंगे, तो फिर हम उसको वी बार स्क्वायर एक्स की फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर वो तो सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए हो जाएगा। लिहाजा हमने क्या किया कि हमने वी बार स्क्वायर एक्स का जो रिलेशन है वो वी बार स्क्वायर से निकाल लिया। तो हमने ये निकाला कि भाई जो वी बार स्क्वायर एक्स है वो 1/3 वी बार स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि देखो 3 एक्सिस है ना, एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस है, तो जो एक्स एक्सिस होगा वो टोटल का 1/3 होगा, तो इसलिए निकला तो वी बार स्क्वायर एक्स की फॉर्म में ही है, लेकिन वो जो वी बार स्क्वायर एक्स है वो 1/3 वी बार स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। मुझे रिप्लाई करो, बात समझ आ गई? हाँ जी ताहिर खान, क्लियर हो? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है, थैंक यू। नोट कर लो, क्योंकि 4 मिनट रह गए, ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है, अगली क्लास में नया टॉपिक करेंगे, इसे कंप्लीट कर लो, शाबाश। और जो लोग कंप्लीट कर ले वो लीव कर सकते हैं, वो जा सकते हैं, कंप्लीट कर ले तो लीव करते जाएं। अभी मैं 3 से 4 मिनट के बाद इसको बंद करूंगा। एक कैमरे होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए सेंटर में, जिसको बच्चों को भी टच रहे तो उस नंबर को किसी भी टेक्निकल
उन्होंने कहा आप सर फीस मांगने के लिए आते हैं, मैंने फिर एक घंटा बात की और तीसरा फीस मांगने सबसे पहले आप आते हैं, साल आप लोग आए होते हैं